ये आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रश्न पत्र फर्स्ट है। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं और देख लेते हैं आज का सीडीपी का 30 प्रश्न देखते हैं। पूरा पेपर कवर नहीं कर पाएंगे, ये अगला जो टॉपिक होगा वो आपको अगले क्लास में करवाएंगे एक एक करके, ठीक है। इसके बाद जो ईवीएस का होगा ईवीएस अगले क्लास में करवा देंगे। हम इसमें सिर्फ 30 प्रश्न लिए हैं जो आपके सीडीपी में हैं, वही प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे आ जाते हैं और देखते हैं। तो जो बच्चे आ गए हों शेयर कर दें वीडियो को और देखते हैं क्लास आज की क्या है, ठीक है। तो आप ये विशेष ध्यान दें, जो बच्चे फर्स्ट बार पेपर देने की उम्मीद कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको यहाँ पे 150 प्रश्न दिए जाएंगे और 2.5 घंटे का समय होगा, ठीक है। अर्थात 150 मिनट मिलेंगे आपको। तो आपको और ये देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले बाल विकास होगा, सबसे पहले आपका बाल विकास होगा, शिक्षा शास्त्र जिसे कहते हैं, और फिर मैथ होगा, जो बच्चे मैथ से होंगे, फिर ईवीएस या मैथ तो सबके लिए, फर्स्ट में मैथ सबके लिए होता है, सॉरी, ठीक है। और इसमें अब सब समस्या यहाँ पे आती है कि आपकी जो लैंग्वेज आपने चुना है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भाषा आपने फर्स्ट सेकंड जो चुना है उसके लिए ध्यान देना, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। ये है आपका पहला प्रश्न, ये बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा है कि थोड़ी कलम थोड़ी मोटा कर लेते हैं, ठीक है। कहता है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। क्या है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है। कहता है कि जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पूर्व जो अवधि होती है, और बी में कहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, और तीसरा है आपका मध्य बाल्यावस्था, क्या है, मध्य बाल्यावस्था, और चौथा है आपका किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था। आपकी भाषा अर्जन के विषय में पूछा है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक क्या है, विकास के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ भाषा अर्जन को लेके पूछा है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जहाँ पे जब बच्चा घर में होता है, स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होता, जो घर में बच्चा सीखता है वही क्या होता है, भाषा अर्जन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, संवेदनशील अवधि कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्या है, प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो पहला हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है कि प्रसुप्ति, क्या है, प्रसुप्ति अवस्था, और दूसरा है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, और तीसरे में क्या कहा है, क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा जो राइट आंसर है क्या है। अच्छा, चौथे में क्या कहता है, चौथे में कहता है कि उद्योग बनाम अधीनता, क्या है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ चला जाएगा, दूसरे, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। ये है लॉरेंस कोहलर के द्वारा ये नैतिक विकास की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है ये, इसको जूम करके देख लेते हैं, ठीक है, इसमें दिखेगा अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश को हम नहीं लेते हैं, हम आपको हिंदी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीसरे में क्या कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। क्या है, यह किसका उदाहरण है। तो पहला हमारा है, पहला जो ऑप्शन है कहता है कि जेंडर पक्षपात करना, और दूसरा है जेंडर पहचान, और तीसरे में कहता है कि जेंडर संबद्धता। क्या है, तीसरे में जेंडर संबद्धता, और
चौथा है आपका जेंडर समरूपता। क्या है? जेंडर समरूपता। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। ठीक है, सभी बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करके बताते रहें कि आपका सही ऑप्शन, आप ये मॉक टेस्ट टाइप में है। ठीक है, आपका टेस्ट है कि आप कहाँ तक कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक देखें, जैसे परिचर्चा, कोई क्लास में कोई परिचर्चा की रहा है, किसी प्रकार की कोई चर्चा की रही है किसी टीचर के द्वारा, तो वो क्या करता है कि लड़कों का पक्ष लेता है। क्या करता है? लड़कों का पक्षपात करता है कि लड़के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बच्चे अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, वो बच्चों पर विशेष ध्यान देता है और लड़कियों पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे क्या करता है? टीचर पक्षपात करता है, एक तरफा है। क्या है? एक तरफा है, बच्चों पर ही ध्यान देता है, लड़कों पर। तो इसलिए यहाँ पे हमारा को जेंडर पक्षपात, क्या है? जेंडर पक्षपात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथे में क्या कहता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, क्या है? कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति क्या है? प्रभावशाली है बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात। क्या है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। और दूसरा है आपका जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। और तीसरा है आपका जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। और चौथा है आपका जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। क्या है? जेंडर पृथक माने अलग करके उनके बैठने की व्यवस्था करना। तो जो राइट आंसर हमारा है, राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर क्या है? इसमें क्या अनुरूपता कर रहा है। इसमें बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिकाओं के आधार पर बच्चों में क्या करता है? पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। जेंडर पक्षपात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा है पांचवा। 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा है जॉन बी वाटसन। क्या है? जॉन बी वाटसन। दूसरा है आपका लेवाइगोस्की। क्या है? लेवाइगोस्की। और तीसरा है आपका जीन पियाजे। और चौथा है आपका लॉरेंस कोहलवर्ग। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्या है सिद्धांत था, किसका है? ये है लेवाइगोस्की का है। किसका है? लेवाइगोस्की। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंधित, तो आपको आंख बंद करके ये टिक लगा देना है लेवाइगोस्की से संबंधित है। ठीक है, या तो लेवाइगोस्की के जो नियम के आधार पर पूछे कि कौन नियम है किसका है, तो वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक होगा तो वहाँ पे कर देना। या तो सांस्कृतिक समाज से प्रश्न बना के पूछे तो वहाँ पे लेवाइगोस्की को हमें क्या करना है? जरूर चेक करके आना, उसी को सही करके आना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा ये रहा 6। प्रश्न नंबर हमारा छठा है। 6 में कहता है लीग शाह पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं है, यह वाला नहीं है, काढ़े रंग वाला। क्या है? काढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है? इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? क्या है? किस तरह संबोधित करते हैं? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता। क्या है? व्यक्तिगत वार्ता। और दूसरा है जोर से बोलना। और तीसरा है आपका पार यानी ढांचा, किसी चीज का आकार यानी ढांचा बनाना। और चौथा है आपका आत्म केंद्रित। क्या है? आत्म केंद्रित। हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता है। क्या है?
बच्चा व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा। एक बार देख लेते हैं प्रश्न को, एक बार फिर से देखो कि जिग जिग साफ पहेली को करते समय, जिग जैग पहेली है, ठीक है, पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा जो है, क्या है, नजमा स्वयं से कहती है, मतलब स्वयं से चर्चा करती है। नीला टुकड़ा, अब स्वयं से समझ लो कि व्यक्तिगत, ठीक है, वो किसी से चर्चा नहीं करती, वो व्यक्तिगत अपने आप में बात करती है। नीला टुकड़ा कहाँ है, जैसे बच्चे आपस में खोलते हैं ना, बर्राते रहते हैं, कोई हो ना हो अपने आप में बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे कहा टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं है, काढ़े रंग का वाला जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्या है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पहला हमारा है प्रबल, क्या, प्रबलन है, क्या है, प्रबलन है। और दूसरा है अनुबंधन, क्या है, अनुबंधन। और तीसरा आपका हो जाएगा मांडलिक, क्या है, मांडलिक। और चौथा आपका है पाड़। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा, अनुबंधन का या मॉडलिंग का या पाड़ का या अनुबंधन का। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा, किसके साथ, पाड़ यानी ढांचा के साथ जा रहा है, किसके साथ, पाड़ यानी ढांचा के साथ जा रहा है। राइट आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 8वां। प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित, क्या है, प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, क्या है, विशेषित करता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहता है कि परिकल्पित, क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्म, क्या, साध्यात्म विचार। और दूसरे में क्या कहता है कि संरक्षण कक्षा समावेशन, क्या है, संरक्षण कक्षा समावेशन। और तीसरे में कहता है कि अवस्थिगत, क्या है, आस्थगित अनुकरण पदार्थ या स्थायित्व। और चौथे में कहता है कि प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है, अनुक्रमणीयता। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, किसके साथ, संरक्षण, क्या है, संरक्षण और कक्षा समावेशन, ठीक है, जहाँ पे संरक्षण आ जाए, कक्षा समावेशन आ जाए, सहयोग आ जाए, या किसी बच्चे के तर्क करने को स्वतंत्रता दी जाए, या तो बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाए, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, संरक्षण और कक्षा समावेशन। राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर ये रहा 9 में कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, क्या है, कौन सी पियाजे की संरचना है। पहला हमारा है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, और तीसरा आपका है अनुबंधन, क्या है, अनुबंधन हो जाएगा। और चौथा है आपका प्रबलन, क्या है, प्रबलन। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा पियाजे की संरचना के अनुसार। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर हमारा स्कीमा, क्या है, स्कीमा के साथ जा रहा है। राइट आंसर हमारा स्कीमा के जा रहा है, इसका बोलिए, ठीक है, राइट आंसर हमारा पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ये रहा आपका 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, और दूसरा है
संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। और तीसरा है आपका विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। क्या है? नामांकित करना। और चौथा आपका हो जाएगा रिपोर्ट कार्ड। क्या है? रिपोर्ट कार्ड के में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। क्या है? वो रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण करना या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा क्या? संबंधित। किसके साथ जाएगा? जो हमारा स्पष्ट रूप से जो सकारात्मक है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। मतलब भ्रांति मतलब उनके भ्रम को समझना, उनकी गलतियों को समझना। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा सही है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बिल्कुल नहीं। और बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है बुद्धि एक एकात्मक कारक है। क्या है? एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। और क्या है? चौथे में कहता है कि बुद्धि बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्या है? जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या है? जटिलता हो या त्रुटियां करना, ये क्या हो जाता? पॉजिटिव में। और बहुआयामी भी है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। ठीक है। हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? चौथे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा ये रहा 12। प्रश्न नंबर 12 में कहता है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन क्या है? सृजनात्मक विचार का। क्या है? सृजनात्मक विचारक का। और दूसरा है आपका अभिसारिक। क्या है? अभिसारिक विचारक। और तीसरा है आपका अनम्य विचारक का। और दूसरा है, चौथा है आपका है आत्म केंद्रित विचारक का। क्या है? आत्म केंद्रित विचार का। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? सृजनात्मक विचारक का। क्या है? सृजनात्मक विचारक का राइट आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा ये रहा 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है? 13 में कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को सहभागिता कम करने वाली की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा है बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये रॉन्ग है। और फिर अगला पूछता है कि स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना। क्या है? स्थिति जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना। दूसरा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना। और चौथा आपका है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर चौथे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 14 है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, क्या है? विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना है? तैयार नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कभी कभी, क्या है? कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो तीसरे में क्या कहता है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और चौथा है आपका तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए।
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हमारा राइट आंसर तीसरे के साथ जा रहा है। किसके साथ? तीसरे के साथ। सक्रिय रूप से, लगन के साथ, किसी प्रकार का उसको कोई दुविधा ना होनी चाहिए, उसमें सक्रियता होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तीसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहता है कि पठन वैफल्य क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य का जो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? पहला है हमारा न्यून अवधान विकार। क्या है? न्यून अवधान विकार। और दूसरा है आपका अभिसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। क्या है? धारा प्रवाहिता। और तीसरा है आपका धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। क्या है? पठन वैकल्य पूछा है ना। पठन वैकल्य क्या होता है? डिसलेक्सिया इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, मतलब धारा प्रवाह में पढ़ने की जो अक्षमता, जो विकार होता है, तो इससे संबंधित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और तीसरा, चौथा है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, पठन वैफल्य या वैफल्य होना। ठीक है, बच्चे में प्राथमिक लक्षण क्या है? यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है ये 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत पर। और चौथा है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक। क्या है? प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। और तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो हमारा जो राइट आंसर है अधिकार और अधिकारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा राइट आंसर हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा 17। प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 में कहता है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम क्या है? सीखना प्राथमिक रूप से क्या है? पहला हमारा है यंत्रवत। क्या है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है। और बी हमारा है प्रबलन। क्या है? प्रबलन पर केंद्रित है। और तीसरा है आपका अनुबंधन द्वारा अर्जित है। और चौथा हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? अवबोधन। क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें वीडियो को। ठीक है, जो बच्चे नया हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखें। ठीक है, प्रेजेंट करके बताएं कि आप कितने आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये रहा, प्रश्न नंबर आपका है ये 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत। क्या है? भूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसमें? सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को या शिक्षक को? ठीक है, पहला है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा है बच्चों को दंडित करना चाहिए। और तीसरा आपका है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। और चौथा आपका है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। क्या है? चुनौती देना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? 18 के साथ। प्रतिकूल मतलब उसी के आधार पर उसके अनुकूल ढालना बच्चों को, जो आप जिस आधार पे बच्चे चल रहे हैं, जिस आधार पे बच्चे सीखना चाहते हैं, तो हमें उसके आधार पे हमें ढलना पड़ेगा। ठीक है, टीचर को। हमारा राइट आंसर क्या है? चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 19।
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? तो पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बिल्कुल नहीं। दूसरा हमारा हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्या है? प्रमुखता देना या महानता या उनको क्या है, उनको प्रोत्साहन देना, जिसे हम कहते हैं प्रोत्साहन देना। और तीसरा हमारा है यंत्रवत याद करना, यंत्रों के द्वारा याद करना। और चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो हमारा ना तो वर्गीकृत करना है, ना तो नामांकित करना है, नाम के आधार पर अंकित करके। तो हमारा जो तीसरा जो हमारा 3 ऑप्शन है गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और पहला गलत है। इसे राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। क्या है? राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। क्या है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट हैं। तो पहला है पूर्णतया अलग है, दूसरा है स्वतंत्र हैं और तीसरा है आपका सन्निहित हैं और चौथा आपका हो जाएगा संबंधित नहीं है। क्या है? संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। क्या है? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित हैं, एक दूसरे के संग है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, सन्निहित हैं। हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर हमारा है प्रश्न नंबर हमारा 21 है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला हमारा है अधिगम पुनरुत्पादन। क्या है? पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। और दूसरा है आपका अधिगम यंत्रवत। क्या है? संरचना के विषय में पूछा, संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। और तीसरा है आपका अधिगम अप्रवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। और चौथा है आपका है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन क्या है? सही है। जिसके अनुसार संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो प्रक्रिया है, जो अधिगम के बारे में निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं, वो कौन सा सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। हमारा राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा 22। ठीक है, 22 में क्या कहता है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? देने के क्या परिणाम हैं? हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा? सभी कमेंट करके बताएंगे। तो पहला देख लेते हैं। पहला हमारा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दूसरा है ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। क्या है? भ्रांतियां उत्पन्न करता है। और तीसरा है आपका यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और चौथा है आपका यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि। क्या है? कार्यविधिक क्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या है? ध्यान केंद्रित करता है। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। देखिए, हमें केंद्रित क्रियात्मक ज्ञान पर आधारित केंद्रित करना या कार्य अवधारणा पर, हमारा यहाँ पे बजाय इसके बजाय तथा अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधि या क्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रोत्साहित।
एक आपको क्या करना है, आपको कभी भी किसी प्रश्न का आंसर देना, यहाँ पे भ्रांतियां नहीं फैलाना है, और यहाँ पे क्या क्या अभाव नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इसकी बजाय और धारणात्मक की बजाय कहते हैं कार्य विधि या प्रकारात्मक ज्ञान, तो ये हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा किसके साथ, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये प्रोत्साहन जहां दिया गया है पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न नंबर हमारा है ये प्रश्न नंबर 23 का है। 23 में कहता है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, और दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, और तीसरा है आपका है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है करेगा, और चौथा है आपका अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे के साथ चला जाए, क्योंकि किसके आधारित, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय बल्कि निपुणता पर ध्यान केंद्रित करता है या ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, हमारा राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। क्या चौथे के साथ, चौथे किसके जा रहा, अभिरुचि, क्या जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, निपुणता को प्रोत्साहित करता है, तो किसी ने निपुणता के लिए हमारा राइट आंसर मेरे हिसाब से चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि अभिरुचि ने जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा स्वाभाविक अभिरुचि, ठीक है, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, कम करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 24। 24 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। पहला हमारा है शारीरिक दंड, और दूसरा हमारा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और तीसरा है आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और चौथा है आपका हो जाएगा क्या, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। क्या है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। हमारा राइट आंसर जो है इसके साथ जा रहा है, दूसरे साथ, क्योंकि हमारा जो है शारीरिक दंड नहीं हो जाएगा, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ सहयोग के द्वारा ये अधिगम या पर्यावरण या एनवायरनमेंट होना चाहिए, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। ये भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन ऐसे हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर दूसरा और पहला वो तीसरा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, राइट आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, दूसरा राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। 25 में क्या कहता है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। पहला हमारा है एक व्याख्यान देकर के, दूसरा है प्रतियोगितात्मक, क्या है, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, और दूसरा हमारा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। चौथा है आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, क्या है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। क्या है, चौथा सही हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर प्रदान करना या उपलब्ध कराना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 26 है। 26 में कहता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, दूसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, और तीसरा है आपका गलत उत्तरों को अवसर अस्वीकार करके दंडित करना, और चौथा है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करने के लिए। तो जो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा देखिए, ये भी भौतिक पुरस्कार, ये भी नहीं हो सकता,
छोटे छोटे भौतिक पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, इसलिए इससे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा। प्रश्न नंबर हमारा है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तीव्र गति से क्या है, घटित होता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरा है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, और तीसरा हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, और चौथा है आपका किशोरावस्था एवं वयस्कता। क्या है, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा, शैशवावस्था एवं क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से क्या होता है, घटित होता है। राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा। प्रश्न नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है, ये ध्यान देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ऑप्शन में हमें निगेटिव वर्ड खोजना है, निगेटिव ऑप्शन। तो कहते हैं पहला है हमारा है विकास जीवन पर्यंत होता है, और दूसरा है विकास परिवर्त्य होता है, और तीसरा हमारा है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और चौथा है विकास सार्वभौमिक है। क्या है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं है। क्या है, संदर्भ इसे प्रभावित नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। किसका, 28 का चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नहीं आया है, टैग यहाँ पे आया है, नहीं शब्द में आया है, ठीक है, नकारात्मक है, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न नंबर हमारा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। पहला ऑप्शन है क्या है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति यानी कोड, पहला है हमारा। दूसरा है जन्मजात विशेषताएं। क्या है, जन्मजात विशेषताएं। दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, और चौथा क्या है, चौथा हमारा जो विकल्प है क्या, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्या है, जटिल पारस्परिक क्रिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक यानी पारस्परिक बीच में संबंध, जटिल संबंध। ठीक है, राइट आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इस प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो तीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दो तीयक समाजीकरण एजेंसी का एक उदाहरण है। पहला है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है हमारा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, और चौथा हो जाएगा हमारा, चौथा क्या हो जाएगा, मीडिया एवं पास पड़ोस। मीडिया एवं क्या है, पास पड़ोस। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वितीयक पूछ रहा है। प्राथमिक क्या है, प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी क्या होती है, अपना परिवार, माँ बाप होते हैं और जिस फैमिली में रहता बच्चा, और द्वितीयक हो जाता है, द्वितीयक विद्यालय और एवं मीडिया हो जाता है। राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ चला जाएगा। सभी बच्चे जो क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके और अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।